जय हिंद। आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। थंबनेल में आप देख चुके होंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश दरोगा और एसएससी जीडी दोनों के एग्जाम एकदम लगे हुए हैं नज़दीक। उसी को देखते हुए ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये इसमें से आज की पहली क्लास होगी जिसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। बहुत ही शॉर्टकट में वही क्वेश्चन, वही टॉपिक हम चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो हर टॉपिक से एक आध न एक क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और उसके बाद में जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर के और इसका नोट्स आप जरूर बनाते चलिएगा। थोड़ा सा स्पीड होगी, स्पीड इसलिए होगी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपके लिए रिवीजन के लिए ये वाली क्लास बहुत ही बेहतर होगी। और अगर आपको व्याख्या देखना होगा इस क्लास की, तो इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की जा चुकी है उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ व्याख्या सहित मिल जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा स्पीड होगी और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना होगा। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। सीधी सी बात है, किसी भी राज्य या किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था जिस आधार पर चलाई जाती है उसी को संविधान कहते हैं, रूल्स या लॉस कहते हैं। इसमें इसका विभाजन दो भागों में, संवैधानिक इतिहास और इधर मूल संविधान। तो जब हमारा मूल संविधान नहीं बना था, तो मूल संविधान बनने से पहले का जो इतिहास रहा है इसका विभाजन दो भागों में किया गया है। एक भारत में कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर के और 1853 तक चला है, और भारत में क्राउन या ताज या ब्रिटिश या अंग्रेजों का शासन जब सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में प्रशासन चला गया और वहां से निर्देशित होने लगा, तो उसका समय जो था 1858 से 1947 तक। लेकिन हमारे भारत में जो है संविधान की जरूरत क्यों और कब और कैसे पड़ी, तो आप देख रहे हैं कि इधर आपका पुर्तगाल है, ये आपका ब्रिटेन है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इधर आपका एशिया महाद्वीप है, ये है हमारा भारत। तो हमारा भारत मसालों को लेकर के स्थल मार्ग से व्यापार किया करता था इससे पहले। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में मसाला होता था, ठीक। और ये वाले जितने क्षेत्र हैं ये सब मांसाहारी वाले क्षेत्र हैं, तो ये जो अरब लोग हैं, अरब से हमारा व्यापार स्थल मार्ग से होता था। लेकिन उसके बाद में जब धीरे धीरे ये पुर्तगालियों को पता चला कि मसाला यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1 रुपये में अरब वाले खरीद कर और इनको ले जाकर के 1000 में बेचते थे और ये इनको 1500 में बेचते थे, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग डायरेक्ट सीधे भारत से व्यापार स्थापित कर लें। तो इधर से जब स्थल मार्ग से लोग कुछ दिन तक व्यापार किए थे, लेकिन उसके बाद अरब वालों ने इनसे विरोध किया और इनको इधर से आने जाने से मना कर दिया, तो इनको मजबूरन जो है समुद्री मार्ग की खोज करना पड़ा। तो ये अफ्रीका दक्षिण केप ऑफ गुड होप होते हुए सीधे 17 मई 1498 ईस्वी को 17 मई 1498 ईस्वी को 17 मई 1498 ईस्वी को एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डिगामा भारत की धरती पर कदम रखा। और सबसे पहले कदम कहाँ रखा था, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर, और जमोरिन नामक जो शासक था उसका वहाँ पर उसने स्वागत किया था। जब ये सामान पुर्तगाली यहाँ से भारत से लेकर के गए और जब अंग्रेजों को ये बात पता चली, तो अंग्रेजों ने भी दिमाग लगाया कि हम लोग भी सीधे भारत के साथ व्यापार क्यों ना स्थापित करें। और जब ये वास्को डिगामा यहाँ पर आया था, तो जमोरिन जो शासक वहाँ का था, तो उसने क्या किया था, उसका जो है स्वागत किया था। और वास्को डिगामा जो जहाज लेकर के आया था, जमोरिन और उसकी पत्नी दोनों जो है समुद्र में एकदम खूब टहले, एकदम मस्ती किए। और जमोरिन ने कहा कि भर दो इसकी जहाज, तो पूरी जहाज इसकी मसाला से भर दी गई। और सुरवा एक और टोचन कर लिया, यहाँ से भारत वालों से जहाज मांग लिया कि भैया लाओ एक 8 नाव, तो इसमें टोचर कर लिया। और टुक 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 करके जब ये अपने यहाँ सीधे पहुँचता है पुर्तगाल में, तो पुर्तगालियों ने देखा कि जो सामान हमें 1000 रुपये में मिल रहा था, अब तो वास्को डिगामा इसको 500 रुपये में दे रहा है। तो फिर और पुर्तगालियों ने दिमाग लगाया और धीरे धीरे वास्को डिगामा के साथ लोग व्यापार करते रहे। जब कुछ दिन के बाद ब्रिटेन वालों को पता चला कि अब ये व्यापार अगर हम लोग सीधे भारत से करते हैं तो हम लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, तो जो ब्रिटेन के व्यापारी थे उन्होंने महारानी, वहाँ की उस समय जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ, तो महारानी एलिजाबेथ से ब्रिटेन के व्यापारियों ने कहा कि हम भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो एलिजाबेथ ने कहा कि चलो ठीक है, अगर आपको व्यापार करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग एक कंपनी बना लो। तो 1599 ईस्वी में ब्रिटेन के व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। वही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने उसको क्या कर दिया, उसको अधिकार पत्र दे दिया। कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। कहाँ के साथ, भारत के साथ व्यापार करने के लिए। देखिए अंग्रेज चालाक थे, तो इसलिए सबसे पहले ये कंपनी की स्थापना की। और जो वहाँ के व्यापारी लोग थे, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, इन्होंने 1599 ईस्वी में एक कंपनी स्थापित की और इस कंपनी का नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। देखिए मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा की गई थी। और यही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स 31 दिसंबर 1600
ईस्वी को क्या नाम इसका रख दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रख दिया गया। और कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। 15 वर्षों के लिए भारत के साथ व्यापार की अनुमति मिली। व्यापार की अनुमति इन लोगों को मिल गई। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। किसके द्वारा मिली? एलिजाबेथ के द्वारा। एलिजाबेथ कौन थी? उस समय वहाँ की जो है महारानी थी, एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के लिए इन व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया गया। और उधर 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, इनका सर्वर डाउन हो गया। तो उसके बाद 1608 ईस्वी में सबसे पहले भारत की धरती पर कदम रखने का श्रेय किसको जाता है? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो जो है भारत की धरती पर सबसे पहले कब आया? 1608 ईस्वी में। जब वो 1608 ईस्वी में आया हेक्टर नामक जहाज लेकर के, तो हेक्टर नामक जहाज लेकर के आया और वो सूरत पर रुका और उसके बाद जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर के दरबार में जब गया तो ये अरबी, तुर्की, फारसी बोलने जानता था। और जब ये बोलना शुरू किया तो उस समय मुगलों की यही भाषा हुआ करती थी। जहांगीर खुश हो गया और इसको 400 मनसब दिया था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। फिर ये जब लौट के आया तो जब यहाँ की एलिजाबेथ जो थी, इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई थी, तो वहाँ का जो राजा बना था जेम्स प्रथम बना था। तो 1609 ईस्वी में आया और जेम्स प्रथम से बातें की। जेम्स प्रथम से उसने बताया कि भारत में व्यापार करना बड़ा आसान है और हमने वहाँ के राजा के साथ जो है समझौता कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग व्यापार कर सकते हैं। तो जेम्स प्रथम से भाई बातचीत हुई तो उसने कहा भाई हमें भी थोड़ा सा टैक्स वगैरह बढ़ा दो। तो वो व्यापारियों ने जो है वो टैक्स थोड़ा बहुत बढ़ा दिया और ये जेम्स प्रथम इस कंपनी को जो 15 वर्ष का एक अधिकार पत्र था, इसको इसने क्या कर दिया? अस्थायी कर दिया कि आप लोग जाइए और हमेशा 15 वर्ष का जो ये लिमिट है, अब इस लिमिट को समाप्त कर दिया जाता है और आप लोग जाइए और हमेशा हमेशा के लिए भारत के साथ व्यापार करिए। और ये जब ब्रिटेन के व्यापारी भारत में आकर के व्यापार करने लगे तो ये चट्टे कहीं के धीरे धीरे ये व्यापार ना करके और ये हमारे भारतीयों को धीरे धीरे दबाने लगे और भारतीयों के ऊपर ये राज करने लगे। और उसके बाद यहाँ पर ये बंगाल है और ये बंगाल में जब ये लोग आए तो बंगाल में देखिए पुर्तगाली इस तरफ आए हैं। यहाँ देखिए ये पुर्तगालियों का क्षेत्र है भाई। 1498 में ये लोग आ गए हैं और ये लोग 1608 के बाद आते हैं। तो लगभग आप देख रहे हैं इसमें से 100 साल है, 100 साल इन लोगों का यहाँ कब्जा था। तो एक तरह से पुर्तगाली हमारे भारत के इस पश्चिमी तट पर पूरी तरह से कब्जा बना लिए थे। तो इस तरफ ये लोग नहीं रह पाए, तो ये लोग सीधे कहाँ चले गए? बंगाल में। तो जब बंगाल में पहुँचते हैं तो यहीं से ही एक नया पद ये लोग शुरू कर दिए जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर। तो जो बंगाल का गवर्नर पद लाया गया उसमें सबसे पहला बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया? जो पहला बना उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का पहला गवर्नर बना और इसने द्वैध शासन लगा दिया। द्वैध शासन लगा दिया। कहाँ? बंगाल में। कब लगाया? 1665 ईस्वी को। 1665 ईस्वी को बंगाल में पहली बार द्वैध शासन लगाया। किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इस प्रकार से इन लोगों का जो है इसी तरह से ये धीरे धीरे करके भारत में कब्जा कर लिए। जब अंग्रेज हमारे भारत में कब्जा कर लिए तो भारतीयों को लगा कि अब कोई एक ऐसा एक्ट आया और कोई एक ऐसा नियम आया जो सभी के लिए बराबर रहे, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे करके ऐसे ही संविधान की जरूरत पड़ी। तो संवैधानिक इतिहास का जो समय है 1200, भारत में कंपनी का शासन 1773 से 1853 और क्राउन का शासन 1858 से 1947। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए देख रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या है कि प्लासी का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। तो प्लासी का युद्ध आप देख रहे हैं 1757 को हुआ है। बक्सर का युद्ध आप देख रहे हैं 1764 में हुआ है। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है। शाह आलम के साथ संधि हुई। किसकी संधि हुई? अंग्रेजों की जो संधि हुई वो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। देखिए पास से पहले 57 पहले आएगा तो प्लासी 57, बक्सर बाद में आएगा 1764। देखिए ये लोगों को पता होता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पाता है
कि बताओ 64 में इनका हुआ कि 57 में हुआ, तो हम आपको बताएंगे पास से पहले 57 पहले आएगा, 64 बाद में आएगा, तो प्लासी पहले आएगा, 57 पहले आएगा, तो प्लासी को 57 के साथ जोड़ दीजिए, बक्सर को आप 64 के साथ जोड़ दीजिए। 23 जून ये था और 22 अक्टूबर ये था। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। ये हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य का दिन था कि जब इसमें शाह आलम ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और भारत में पहली बार अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। तो राजस्व वसूलने का अधिकार कब मिलता है? 1765 ईस्वी में। जब 1765 ईस्वी में इसको मिल जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव 1765 में ही द्वैध शासन लागू कर देता है। द्वैध शासन लागू किया। 1765 में ही बंगाल का पहला गवर्नर बन गया। बंगाल का पहला गवर्नर बना, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर बना। और उसके बाद में क्या हुआ कि 1772 में क्या हुआ कि द्वैध शासन क्या हुआ? समाप्त कर दिया गया। किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? इसको समाप्त कर दिया। कब? 1772 ईस्वी में। तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स समाप्त कर दिया और यह जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ? पहला गवर्नर आपके रॉबर्ट क्लाइव हुए। पहले जो थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान दीजिएगा, जो पहले गवर्नर हैं वो रॉबर्ट क्लाइव हैं। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ। यही वारेन हेस्टिंग, ध्यान दीजिएगा, यही वारेन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कंपनी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसे क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो देख रहे हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन के तैयार हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, तो वारेन हेस्टिंग। और जब ये बन गया तो इसको तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार। और ये तीनों प्रेसिडेंसियां कौन थी? ये आप देख रहे हैं, ये एक थी इधर बंगाल और एक इधर बम्बई और एक तरफ ये मद्रास थी। ठीक, तो तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का पहली बार अधिकार किसको दिया गया? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया और तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये तीनों प्रेसिडेंसियां कौन है? ये आप बंगाल देख रहे हैं, ये आप बंबई देख रहे हैं, ये आप मद्रास देख रहे हैं। अब ये कंपनी का शासन हमारे भारत में शुरू हो गया। इससे पहले व्यापारी लोग थे, फिर यही व्यापारियों को चेक करने के लिए वहाँ के जो मुखिया हुआ करते थे भेजने लगे कि जाओ जरा देखो कि क्या मामला है। क्योंकि यहाँ पर एक ये समस्या आ गई थी कि जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटेन के राजा थे, जो ब्रिटेन के वंशानुगत महारानी और राजा के वंशज हुआ करते थे, वो धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। और वहाँ से जो व्यापारी हमारे भारत में आए थे वो सबसे थोड़े बड़मनई होते जा रहे थे। बड़मनई का मतलब उनके रथ में चक्का गायब हो रहा था और इनके पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फॉर्च्यूनर आ रही थी। उनके घर के कराइन धीरे धीरे टूट के चुए लगी और इनके भैया 3-3, 4-4 मंजिला मकान तैयार हुआ। इसी को देख करके राजाओं ने सोचा कि यार ये वहाँ के व्यापारी इतने बड़े आदमी क्यों होते जा रहे हैं, तो जाओ जरा चेक करो क्या मामला है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत फिर धीरे धीरे करके इन लोगों को चेक किया गया। लेकिन फिर ये लोग भी बिक गए, फिर कुछ हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे अंत में 1853 में इन व्यापारियों को भारत से एकदम स्थगित कर दिया गया। फिर 1858 में पुनः कंपनी मतलब महारानी का शासन यहाँ पर भारत में हो गया। तो यहाँ पर जो प्लासी का युद्ध है इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, सिराजुद्दौला हार गया था। बक्सर के युद्ध में
मीर जाफर मीर कासिम का काम खत्म हो गया। इलाहाबाद की संधि शाह आलम के साथ हुई, अंग्रेज इसमें पहली बार जो है राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। उसके बाद 1765 में द्वैध शासन लागू हुआ। इसी 1765 में बंगाल का पहला गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव, और इसने जो है बंगाल में पहली बार द्वैध शासन लगाया। और जब द्वैध शासन लगाया तो इस द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? 1772 में वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भी यही बना पहला। तीनों प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। कौन कौन है? बंगाल है, बम्बई है, मद्रास है। अब इसके बाद हम लोग जो एक्ट हुए हैं उस एक्ट में कौन कौन से कार्य हुए हैं और किस किस एक्ट में कौन कौन सी बातें हुई हैं, तो उसमें हम लोग इसके बाद देखेंगे कंपनी का जो है किस तरह से शासन चला है, कैसे चला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चले। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप रेगुलेटिंग है 1773, 1781 का चार्टर एक्ट, इधर आप देख रहे हैं 1784 का और इधर 1793 का। तो इधर 1773 से लेकर के 1853 तक क्या है कि भारत में कंपनी का शासन। तो अभी हम लोग देखे थे इससे पहले कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है अब क्या कर दिया गया है, वारेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया गया है? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। और तीनों प्रेसिडेंसियों में इनको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। बंगाल है, बम्बई है और मद्रास है। इसी एक्ट के तहत ध्यान दीजिएगा, इसी एक्ट के तहत 1774 में भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना हुई। पहली बार न्यायालय की स्थापना हुई। कब हुई? 1774 में। कहाँ हुई? तो कोलकाता में हुई। कोलकाता में कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। उस समय बंगाल ही था, बंगाल ही लिखते हैं, बंगाल में। अब जब इसमें हुई तो कितने इसमें जज बनाए गए? 4 जज बनाए गए। अब चारों जजों में एक मुख्य था, एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था एलिजाह इम्पे, और 3 जो है अपर न्यायाधीश बनाए गए। 3 अपर न्यायाधीश बनाए गए और उन तीनों के नाम हैं चैम्बर, लेमेस्टर और हाइट। इन तीनों के जो नाम हैं चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट, ये देखिए ये 3 नाम है, चैम्बर हो गया, लेमेस्टर हो गए और हाइट हो गए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये था कि जब ये भारत में आया था तो रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट मतलब नियंत्रण करना, जिसे आप गैस सिलेंडर में देखे होंगे रेगुलेटर लगा होता है तो गैस को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार से जब ये आया था तो ये कंपनी के शासन को किस तरह से व्यापारी लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समय से हमें आकर के कुछ बता रहे हैं, वहाँ कुछ कमा रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करने के लिए आया था ये ब्रिटेन से सबसे पहले। तो इसको इसलिए नाम दे दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बातें थी 1774 में पहली बार भारत में न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में हुई, बंगाल में है। और मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे को बनाया गया और अपर न्यायाधीश 3 थे, चैम्बर, लेमेस्टर और हाइट। इसके बाद देख रहे हैं 1781 का एक्ट। देखिए 1781 का एक्ट, इसे जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब हुआ बंदोबस्त व्यवस्था, ये जो बंदोबस्त व्यवस्था है ये किस एक्ट के तहत आया? 1781 के तहत। इसका उद्देश्य क्या था? 1773 की कमियों को पूरा करना, जो उसमें कमी रह गई है उस कमियों को, मतलब इसके कमियों को क्या करना था? इसका पूरा करना था। अब इसके बाद में 1784 का चार्टर एक्ट आया। 1784 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था बनाई गई कि अब ये कंपनी का जो शासन है इसमें भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होने लगी। तो इसको क्या कर दिया गया कि राजनीतिक मामले की देखरेख अलग होगी और व्यापारिक मामले की देखरेख अलग होगी। अब इसमें ये एक व्यवस्था बन के आ गई 1784 एक्ट के तहत कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसके तहत जो है बोर्ड ऑफ
ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था ये कौन सा मामला देखता था? व्यापारिक मामला, व्यापारिक मामला देखता था। ये व्यापारिक मामला देखता था और यहीं पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हो गई। ये राजनीतिक मामला देखने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना हुई ये कौन सा मामला देखने लगा? राजनैतिक मामला, राजनैतिक मामला, राजनैतिक मामला देखता था, राजनीतिक मामला देखता था, है ना। जैसे अभी एग्जांपल आपको बता दें, मान लीजिए जैसे कोई बैंक है और उसमें कोई एक ही अधिकारी कर्मचारी सब कुछ वही है, वही जो है पासबुक प्रिंट कर रहा है, वही पैसा भी जमा कर रहा है, वही निकाल भी रहा है, वही खाता भी देख रहा है, खाता भी खोल रहा है, सारा काम वही कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगेगी। इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई किसके तहत? 1784 चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई जो व्यापारिक मामला देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जो राजनीतिक मामला देखता था। देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वही आपको हम बार बार बता रहे हैं, है ना। इससे बहुत ज़्यादा पोथा बताने की जरूरत नहीं। इसकी व्याख्या पिछले वाले वीडियो में जो दी गई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पहले वाली में, वहाँ आपको सब इसका बहुत व्याख्या मिल जाएगा, है ना। ये हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान जो लेकर के इस समय आए हुए हैं, जो चल रहा है एसएससी जीडी और दरोगा के लिए एक स्पेशल, मतलब बहुत कम समय में, और पूरे टॉपिक को आप रिवीजन कर लीजिए, है। 2 3 4 5 वीडियो में लगभग पूरी पॉलिटी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो 1784 का चार्टर एक्ट आया, इसके तहत अगला देख रहे हैं आप 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1793 चार्टर एक्ट के तहत सबसे बड़ा काम ये किया गया, कंपनी को ये निर्देश दिया गया ब्रिटेन से कि अगर तुम लोग 20 साल के अंदर सुधर नहीं जाते हो तो तुम लोगों को हम वहां से बुला लेंगे। तो क्या किया गया, इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कहा गया कि अगर तुम लोग सुधरे नहीं तो तुम लोगों को भारत से बुला लेंगे, और बढ़ा दिया गया। तो अगला क्या आता है? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। अब जब 1813 का चार्टर, देखिए 20 वर्ष 93 में आप 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1813 जब चार्टर एक्ट आ गया, अब किसके बाद? 1793 के बाद। 1793 के बाद जब 20 वर्षों के लिए कंपनी के शासन को बढ़ा दिया गया, तो सीधी सी बात है, इसमें आप 20 जोड़ेंगे 1800 कितना आएगा? 13 आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए आप यहाँ 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या किया गया कि कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन चाय के साथ चलता था। लेकिन चीन एवं चाय, ये देखिए चीन और चाय के साथ जारी रहा। ये पूरी तरह से यहां समाप्त नहीं हुआ। ठीक, किस एक्ट के तहत? 1813। मतलब भारत से व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया पूरी तरह से, लेकिन नहीं समाप्त हुआ, चीन और चाय के साथ चलता था। इसी 1813 एक्ट के तहत ईसाइयों को पहली बार भारत में धर्म प्रचार का अधिकार प्राप्त हो गया। अब अधिकार प्राप्त हो गया ईसाइयों को भारत में, मतलब ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिल गया। 1813 के तहत व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए
प्रतिवर्ष खर्च किए जाने का प्रावधान लाया गया। किस एक्ट के तहत? 1813। तो 1813 के तहत 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। 13 के तहत 3 क्या? कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन और चाय के साथ चलता रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अपने अधिकार मिल गया और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत में 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया। उसके बाद अगला आता है 1833 का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदल दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया गया। पदनाम बदल दिया गया। नया पद क्या आया? नया पद जो आया, नया पद अब क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। देखिए, अब तक क्या था? अब तक ये था बंगाल का गवर्नर, लेकिन अब ये हो गया भारत का गवर्नर जनरल। किस एक्ट के तहत? 1833 चार्टर एक्ट के तहत। और किसको लाया गया? पहला जो बन के तैयार हुआ, वो पहला जो था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो बंगाल का नहीं बल्कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। और इसी एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त, जो चीन चाय के साथ चलता था वो भी समाप्त हो गया। कंपनी का भारत से व्यापार पूर्णतः समाप्त हो गया। जो चीन और चाय के साथ चलता था वो भी समाप्त हो गया। किस एक्ट के तहत? 1833 चार्टर एक्ट के तहत एक ये व्यवस्था लाई गई कि हमारे भारतीयों को भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल किया जाए। लेकिन ये चट्टा लोग, जो कुछ लोग थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोगों ने कहा कि नहीं, अगर इन लोगों को ले आया जाएगा तब तो ये लोग परीक्षा पास कर लेंगे, और जब ये परीक्षा पास कर लेंगे तो मामला हम लोगों का गड़बड़ हो जाएगा, तो बड़े बड़े पद पर ये आने लगेंगे, तो फिर हम लोग जो कमा रहे हैं, भारत को लूट रहे हैं, उसको लूट नहीं पाएंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये छोटा थे, इनके कहने पर ये प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया, लेकिन 53 में इसको ले आया गया। लेकिन वहां पर ये कहा गया कि यार इनकी परीक्षा ब्रिटेन में होगी, वहां ये लोग समुद्र में आ ही नहीं पाएंगे, कैसे? इनका चट्टम का ये नहीं पता है कि हमारे भारतीय जो है 1 समंदर नहीं 7 समंदर पार में तेरे पीछे, इनको ये पता नहीं है कि युवा हमारे कहाँ चले जाते हैं बेचारे, है ना। तो ये जो है इसमें क्या है, वह समाप्त हो गया। लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, 1853 चार्टर एक्ट में ये हुआ कि हमारे भारतीयों को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल गया, और यह भारत में कंपनी का अंतिम चार्टर था। इसके बाद हमारे भारत में क्राउन का शासन आ गया। ठीक, इसी एक्ट के तहत प्रतियोगी परीक्षा भारतीयों के लिए खोल दी गई। भारतीयों के लिए खोल दी गई। कौन सी परीक्षा? प्रतियोगी परीक्षा। और जो है लॉर्ड मैकाले समिति बनाई गई। क्या करने के लिए? शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। शिक्षा व्यवस्था देखने के लिए। और यह क्या था? भारत में कंपनी का अंतिम चार्टर था। भारत में कंपनी का अंतिम चार्टर था। कौन सा? 1853 जो चार्टर था वो प्रतियोगी परीक्षाओं भारत के लिए खोल दी गई। और पहले आईसीएस कौन हुए? उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले भारतीय आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विसेज, पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए थे। पहले भारत के आईसीएस कौन हुए? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये परीक्षा कहाँ होती थी? तो ये परीक्षा ब्रिटेन में होती थी।
परीक्षा कहाँ होती थी? ब्रिटेन में होती थी। तो इस प्रकार आपका जो कंपनी का शासन हमारे भारत में था, कैसे कैसे था, ये आपका पूरा समाप्त हो गया। 1813 चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार छिन गया, लेकिन चीन और चाय के साथ चलता रहा। ईसाइयों को भारत में पहली बार धर्म प्रचार का अधिकार मिल गया। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यवस्था की गई। 1833 जो आया, ये बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के नया पद भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंक था और कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। एक तरह से 1833 को संविधान का दस्तावेज कहा जाता है। इसे जो है 1833 को संविधान का दस्तावेज कहा जाता है। संविधान का दस्तावेज किसे कहा जाता है? तो संविधान का दस्तावेज 1833। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीयों को भी शामिल होने का अवसर मिल गया और लॉर्ड मैकाले समिति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था की देखरेख कर रही थी। और पहले भारतीय ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये परीक्षा कहाँ होती थी? ब्रिटेन में। भारत में कंपनी का अंतिम चार्टर, तो भारत में कंपनी का अंतिम चार्टर कौन था? 1853। तो इस प्रकार से जो है आज आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया है और इसके बाद जो हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे उसमें 1858 से लेकर के और यूनान में कैसे कैसे कौन कौन से फिलासफर हुए, किस तरह से हुए, कैसे कैसे हुए, बहुत ही कम समय में वो भी रहेगा और उसको सीधे ले जा करके हम लोग सीधे मूल संविधान तक जोड़ देंगे। और इसके बाद तीसरी जो क्लास होगी वो और ही सरल होगी, जिसमें हम लोग मूल अधिकार तक पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि कम से कम समय में आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। स्पीड भी है लेकिन कोई एक पॉइंट आपका छूट भी नहीं रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको जो है देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।